वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 11 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी दिवस अगर बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। बिल्कुल सही आंसर है। 14 सितंबर लगाने वालों को -0.25 मार्क मिलेंगे एसएससी या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये इसी तरह का क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ऐसे कई दिवस हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले समझ लीजिए, अगर पूछ ले क्वेश्चन राष्ट्रीय हिंदी दिवस या इंग्लिश वाले नेशनल पूछ ले तो 14 सितंबर को है भारत में। और वर्ल्ड लेवल पर जो है ये विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे, जैसे 28 फरवरी को हमारे यहाँ पर नेशनल साइंस डे होता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो है 10 नवंबर को होता है नेशनल साइंस डे। और इसी तरह से अगर बात की, काफ़ी सारे ऐसे डे हैं जो कि, जैसे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 13 फरवरी को मनाते हैं, 13 फरवरी को। ठीक है, अगर बात की डॉक्टर सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर कब मनाते हैं? 8 मार्च को। तो इसी तरह से कुछ डे जो हैं वो इंटरनेशनल वाले फेमस है, जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन राष्ट्रीय किसी को याद नहीं होगा। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस, शायद ही किसी को याद हो। तो ये सब आपको याद रखना है। डेली करंट अफेयर्स देखो, अपडेट रहो। और हमारे जी के पीडीएफ में भी हमने ये सारे डे इंक्लूड करे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। वैसे जनवरी का ये थर्ड इंपॉर्टेंट डे है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस, यानी कि लुई ब्रेल जी की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस। फिर 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को ही 1915 में अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ये आपको याद रखना। महात्मा गांधी की अगर बारे में बात की जाए तो उन्होंने 1917 में स्टार्ट किया था चंपारण का आंदोलन, वहाँ से उनका जो है आंदोलन का दौर शुरू होता है। वैसे इनके बारे में हम लोग जो है बहुत जल्दी वेबसाइट पर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात की, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन अगर क्वेश्चन पूछ ले, 1975 इन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और 2006 से मनाया जा रहा है ये विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो इसकी ईयर भी याद रखना कि 2006 से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। काफ़ी सारे लोग बन गए हैं, तो सबका नाम कैसे याद रखो? अभी मैं आपको सबका नाम रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने अभी भरत सुब्रमण्यम। कहाँ के हैं याद रखना? तमिलनाडु के हैं, TN तमिलनाडु, चेन्नई के हैं। ठीक है, और अभी इटली में जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर इन्होंने जीता है, और ये बन चुके हैं भारत के 73rd ग्रैंड मास्टर। ओके, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे, अगर बात की जाए तो विश्वनाथन आनंद, वो बने थे 1988 में। उसके बाद लगातार जो है बनते रहे हैं। विश्वनाथन आनंद को 1992 में अगर बात की राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और अभी अगर बात की जाए तो ये 73rd बन चुके हैं। वैसे 2021 में काफ़ी सारे 6 लोग बने हैं लगभग, अगर बात की 2021 में यहाँ पर, और अभी 2022 में ये पहले बने। तो ये तो 2022 वाला तो याद रखना ही है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम 1 साल तक ओल्ड पूछते हैं तो 2021 के आपको नाम याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट तो लास्ट वाले 3 ही है, लेकिन हाँ आपको सभी याद रहो। जैसे 72nd जो है हमने शायद करंट अफेयर्स में कवर नहीं किया था, आई डोंट नो। तो इनका नाम है मित्रबा गुहा। मित्रबा गुहा ने रिसेंटली जो है दिसंबर 2021 में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने। उनसे जस्ट पहले ये सब हमने करंट अफेयर्स में देख लिया था। संकल्प गुप्ता बने थे 2021 में, अगर बात की 71वें ग्रैंड मास्टर। फिर 70वें बने थे राजा ऋत्विक, 69 बने थे हर्षित राजा, 68 अर्जुन कल्याणम, और 67 बने थे लियोन मैनकडोना। हालांकि अर्जुन कल्याण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल में बने थे अर्जुन कल्याण, तो अप्रैल से लगभग अभी 1 साल होना ही है। तो ये करंट अफेयर्स आपको जरूर से याद रखना। अर्जुन कल्याण 68, फिर हर्षित राजा, फिर राजा ऋत्विक, फिर संकल्प गुप्ता, फिर मित्रबा गुहा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये सबसे पहले 68 से स्टार्ट हो जाओ, फिर H आएगा हर्षित राजा, उसके बाद राजा ऋत्विक 70वें, फिर 71वें संकल्प गुप्ता, और फिर यहाँ पर मित्रबा गुहा। और अभी भारत के 73rd और 2022 में पहले भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ये इनका नाम याद रखना। शतरंज खेल है ये, ठीक है। किसी को तो खेल भी नहीं पता होगा कि ग्रैंड मास्टर क्या है, तो शतरंज खेल में बनते हैं ये ग्रैंड मास्टर। ओके,
अब नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मोस्ट डिमांडिंग जो जीके ई बुक थी 2022 की, वो अवेलेबल हो चुकी है आप सभी लोगों के लिए। नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर क्लिक कीजिए। आप लोग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। 49 रुपीज़ प्राइज है, प्लस आपको 5 रुपये टैक्स भी कटना पड़ता है। सो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, देश में रह रहे हो आप लोग। बाकी आपको बहुत ही अच्छी है, मैं आपको बता दूँ, आप 49 दे के मत डर जाना। ये यहाँ पर 50 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 150 पेज है, और वो 150 पेज फुल ऑफ नॉलेज है। आज से स्टार्ट हो रही है टेलीग्राम पर क्विज। सो उस क्विज में जो है आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से डेली का डेली यहाँ से मैं एक टॉपिक उठाऊंगा और फिर वहाँ पर क्विज लूँगा। तो इसीलिए आप लोग रोजाना जो है इस पीडीएफ से एक टॉपिक पढ़ना, 50 दिन में आपका जीके एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस बुक को डाउनलोड कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उर्जित पटेल किस बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपको बता दूं, उर्जित पटेल एडीबी के नहीं बने हैं। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना, क्योंकि वो भी भारत के ही हैं। वो है अशोक लवासा, ठीक है। अभी हमारा स्टाइलिश पेन नहीं आया है, बट मैं हाथ से भी अच्छा से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारा वो पेन आ जाएगा ना, तो उसे काफ़ी अच्छी तरह से मैं स्क्रीन पर और भी डिटेल लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वेट कीजिए, 2-3 दिन में आई थिंक आ जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है फ्लिपकार्ट पे। अगर बात की जाए यहाँ पर, सॉरी, अमेजोन पे, ओके। और अशोक लवासा जो है ये एडीबी के जो हैं उपाध्यक्ष। नेक्स्ट अगर बात की जाए एनडीबी, ये क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन सा बना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर नया मेंबर कौन सा बना है? तो यूएई जो है यहाँ पर नया मेंबर बन चुका है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश, उरुग्वे बना था, एंड एक और देश बना था। तो ये चारों के चारों देश अभी आपको नाम याद रखने। अभी एक सेकंड रुक जाइए। तो ये 3 देश आपको याद रखने हैं। कौन से देश हैं? यूएई, बांग्लादेश है, साथ में अगर बात की उरुग्वे हैं, और फिर अभी चौथा लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना था? ये बना था इजिप्ट, ठीक है, मिस्र जो देश है ये। तो ये एनडीबी हो गया, एडीबी हो गया। ये सभी जो है ना बैंक्स लोन वगैरह देने के काम करते हैं। एडीबी के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? एडीबी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इन द मनीला, फिलीपींस, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा डिटेल जानना जरूरी है। फिर बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको शंघाई, चाइना में। फिर नेक्स्ट अगर बात करें AIIB, यही इंपॉर्टेंट है, यही आज के हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। उर्जित पटेल जो आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके हैं, अभी AIIB के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, AIIB क्या है? फुल फॉर्म सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। बिल्कुल, आप लोग सोच रहे होंगे फिर चाइना वालों ने हमारे उर्जित पटेल साहब को क्यों उपाध्यक्ष बनाया है? ऐसी कोई बात नहीं, 5 उपाध्यक्ष होते हैं। तो भारत के जो है कोई थे पहले उपाध्यक्ष, अगर बात की, उनको रिप्लेस करके ये बने हैं। क्योंकि भारत का भी AIIB में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब तो लगभग 100 से भी ज़्यादा, लगभग 104 मेंबर बन चुके हैं। बट हाँ, भारत 2015 में जब इसकी स्थापना हुई थी ना, 2016 में, तो उस समय भारत इसका सदस्य बन गया था। भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है AIIB में भी और NDB में भी। तो दोनों बैंक आपको याद रखना है। तो अब याद रह जाएगा, AIB के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? बीजिंग में। NDB का कहाँ मिलेगा? शंघाई में। ADB का कहाँ मिलेगा? मनीला, फिलीपींस में। इसी तरह से याद रखना। अच्छा, फिर वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके हेडक्वार्टर्स तो आपको पता ही होगा, वॉशिंगटन DC में है। बाकी ये वर्ल्ड के हेडक्वार्टर्स वगैरह जो है ना, स्थापना, ये सब भी जीके बुक में दी गई है PDF में। यहाँ पर द हिंदू की आप लोग न्यूज भी देख पाएंगे। फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल ज्वाइन बीजिंग बेस्ड AIIB, यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कब वीर बाल दिवस जो है मनाने की घोषणा की है? तो ये अगर बात की जाए, यहाँ पर मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को, ओके, 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है वीर बाल दिवस। अब ये क्यों घोषणा की है? अगले साल, मतलब इस साल जो 2022 को जब दिसंबर मंथ आएगा, तब ये पहली बार मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। ये अगर बात की गुरु पर्व के मौके पर जो है इसकी घोषणा की है। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, इन दोनों को अगर बात की जाए, मुगलों के टाइम फांसी दी गई थी। और ये दोनों कौन थे? सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके बेटे थे ये दोनों, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनके, मतलब अगर बात की शहादत वाले दिन जो है इसको मनाया जाएगा एज अ वीर बाल दिवस। आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अभी रिसेंट में शुरू हुए। पिछली बार 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस की शुरुआत की थी पिछले साल गवर्नमेंट ने, और एक क्वेश्चन भर भर के पूछा था। इसीलिए थोड़ा सा ये भी याद रखना कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किसके लिए मनाया जाएगा, मैंने आपको बता दिया, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। आप लोग सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के जो है शहादत के टाइम पे अगर बात कीजिए ये मनाया जाता है। सिखों के पहले गुरु कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो अभी के अभी, ठीक है। सिखों के पहले गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके लिए जो है करतारपुर कॉरिडोर भी अभी आपको पता होगा 2019 में खोला गया था। नेक्स्ट अगर बात की हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, शॉर्ट में आईएसए भी कहते हैं, स्वदेशी निर्मित है, ये कौन सा है, आईएनएस विक्रांत, भारत की आन बान शान रहने वाला है। आईएनएस विक्रांत सालों तक जो है समुद्र में राज करेगा ये। अगर बात की जाए बहुत ही बड़ा एक भारी भरकम जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम ही इतना भारी है तो फिर समझो कितना भारी होगा। ये जब समुद्र में उतरेगा ना तो अड़ोसी पड़ोसी देश भी सोचेंगे भारत की नौसेना के सामने, ठीक है, क्योंकि ये अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। पिछले साल अगस्त में 5 दिन का समुद्री परीक्षण हुआ, फिर अक्टूबर में 10 दिन का फिर से समुद्री परीक्षण हुआ। रिसेंटली आपको पता होगा हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब भी जो है इसको विजिट किए थे, मतलब इसको चेक किया था, और अभी जो है ये फाइनली मतलब जो है अगेन तीसरी बार समुद्र में अपना जो है टेस्टिंग करने के लिए चला गया है, और इसी साल अगस्त में ये फाइनली इंडक्ट कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में। MiG-29 के साथ में और भी कई सारे फाइटर प्लेन जो इंडियन नेवी खरीदने वाली है वो भी इस पे तैनात रहेंगे। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स अगर बात की जिसमें M16 मल्टी रोमियो हेलीकॉप्टर जो हमने यूएस से खरीदे थे वो भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। तो बहुत बड़ा अपने आप में एक ह्यूज होने वाला है। यहाँ पर फोटो मैंने शामिल किया है, ये देखिए एक काफ़ी बड़ी जहाज भी इसके सामने कितनी छोटी सी लग रही है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा डेटा यूज किया, 262 मीटर्स लॉन्ग हो गई है, 262 मीटर लंबी होगी, ठीक है अगर बात की जाए, और 62 मीटर जो है ये चौड़ी होगी, और यहाँ पर 59 मीटर जो है इसकी हाइट होगी। 2009 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर बनाई है ये, प्राउड है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाई गई है, जो कि भारत में बनी है स्वदेशी रूप से। और अगर बात की भारत के पास में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में, कि वर्तमान में भारतीय नौसेना में कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है, ये वन एंड ओनली है, दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है विक्रमादित्य है। और अभी सेकंड हो जाएगा ये आईएनएस विक्रांत, और थर्ड आईएनएस विराट हो सकता है, अभी जो है नहीं आई थिंक, ठीक है मतलब जो है अगर बात की जाए तो वो जो है अगर बात की जाए आईएनएस विराट इस नाम से कुछ शामिल हो सकता है। आईएनएस विराट तो पिछले साल जो है ये था, उसको रिटायर भी कर दिया था। भारतीय नौसेना को एक्चुअल में 3 चाहिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर, एक इस साइड में चाहिए, एक हमारे इस साइड में चाहिए, और एक जब ये मेंटेनेंस में जाता ना तो 6 महीने तक इनकी मेंटेनेंस चलती है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में आ जाएगा। तो हर टाइम जो है 2 एक्टिव चाहिए भारत को अगर बात की एयरक्राफ्ट कैरियर। सो एक और भारत बनाने की कोशिश करेगा, और वो इससे भी बड़ा होने वाला है। आप लोग सोच सकते हैं 23,000 करोड़ रुपए का इस पर खर्चा आया है, तो ये काफ़ी कुछ एस्टिमेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही बता लिया इसके बारे में। इंडियन नेवी के चीफ आपको अभी याद रखना है आर हरिकुमार है, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। 3 इंडियन नेवी के कमान है, और तीनों के हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए क्योंकि 3 ही है। एक है वेस्टर्न में कहाँ पर है, मुंबई में, फिर सदर्न में कोच्चि में है, और इस साइड ईस्टर्न में मिलेगा आपको विशाखापट्टनम में। तीनों याद रखना, ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड एंड वेस्टर्न नेवल कमांड। और अभी इंडियन नेवी के हेड कौन है, तो आर हरिकुमार है। 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है कहाँ पर अगर बात की जाए तो रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया, और ये भारत का जो है पहला होगा ओपन रॉक म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ये क्या है, हैदराबाद में भी इसका उद्घाटन। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर जो है 35 अलग प्रकार की, मतलब 35 भारत के सभी हिस्सों से जो है चट्टानें लाई जाएगी रॉक, और उनको शो किया जाएगा, ठीक है। और ये रॉक जो है बहुत ही पुरानी होगी, लगभग जो है 55 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुरानी, 3 अरब वर्ष तक की। तो आप लोग सोच सकते हैं। अच्छा, इसका फिर उद्घाटन कहाँ पर, हैदराबाद में स्पेशली क्यों किया गया है, तो आपको पता होगा CSIR के बारे में पहले जान लीजिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तब आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। CSIR का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है इसकी अगर बात की जाए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में स्थापना हुई थी। ये भारत में अगर बात की जाए रिसर्च अनुसंधान को जो लेकर जो है ये एक बहुत ही बड़ा जो है अगर बात की संगठन उभरा है, और इसके अंडर में बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज काम करती है, ठीक है। तो CSIR तो हो गया, इसके अंडर में बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। तो हैदराबाद में इसके अंडर में कौन सी कंपनी है, ये है अगर बात की जाए
तो NGRI, ठीक है, NGRI क्या है, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये भौतिकी से संबंधित ही, मतलब भू विज्ञान से संबंधित जो है ये काम करती है, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर्स है, आपको याद रखना है। CSIR का हेडक्वार्टर्स तो न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। इसकी एजेंसी जो NGRI है, इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। 1961 में स्थापना हुई थी इसकी, हैदराबाद में। थोड़ा सा याद रखना, आई थिंक लेंदी हो गया आपके लिए, बट आप लोग समझिए। CSIR जो है रिसर्च के लिए बना हुआ है भारत की में, ठीक है। अगर बात की CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अंडर में बहुत सारी एजेंसीज, अगर मैं आपको एक एक एजेंसी के बारे में बताने लग गया बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक सुन लीजिए, आज है NGRI, ठीक है, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में बेस्ड है। तो वहाँ पर जो है भारत का पहला रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इसको भी आपको याद रखना। वैसे वीकली रिविजन करेंगे आप लोग तो आपको काफ़ी याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है रिसेंट में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो क्वेश्चन। इसका आपको मेन तो सिटी याद रखना कहाँ पर है, तो मेरठ में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। एंड अगर बात की जाए, ये जो अगर बात शिलान्यास किया है, और ये 700 करोड़ रुपए की पूरा जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट रहने वाली है। और यहाँ पर हर तरह के खेल की सुविधा रहने वाली है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बोल दिया, मतलब हर तरह की, लगभग 1000 से ज़्यादा जो है 1080 के आसपास में जो है स्टूडेंट्स, मतलब अगर बात की स्पोर्ट्समैन यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाएंगे, सॉरी। तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अगर बात की जाए, तो इनके नाम पे जो खेल रत्न का अवार्ड है, ये इनके नाम पे कर दिया है, आपको याद रखना। 1991 में स्टार्ट हुआ था, 92 में सबसे पहले दिया गया था, 91 92 में। तो ये थोड़ा सा याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चर्चा में है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। जो रॉक म्यूजियम के क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी समझाई, मतलब थ्योरी तो क्या थी, सब कुछ फैक्ट ही था, तो ज़्यादा फैक्ट हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक तो सिंपल से ये याद रखना कि नासा से संबंधित है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने आप में विशालकाय और इस तरह का पहला है ये, जो बनाया है नासा ने। अगर बात की जाए, नासा ने ये क्या बनाया है, ये पास्ट को देख सकता है, मतलब आप लोग सोच सकते हैं पुराने समय को देख सकता है। अब इसमें कुछ चमत्कार वाली बात नहीं है, इसमें नासा ने साइंस का यूज किया है। बिल्कुल, नासा ने जो है अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जो है ये तैनात किया है। 8 जनवरी को इसने अपना 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण जो है पूरा किया है। और ये एक तरह से दूरबीन है, टेलीस्कोप का मतलब है दूरबीन। तो ये इतनी दूरबीन जो है ना, आपको पता होगा कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सूर्य से पृथ्वी पर तक पहुंचने में जो प्रकाश की किरण ना 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो सोचिए नासा ने क्या टाइम लगाया कि इससे भी दूर चलो, इससे भी दूर चलो। कितना पुराना, मतलब 8 मिनट लेट हो गए हम लोग वहाँ पर। तो इसी तरह से कितना दूर जा सकता है कि यहाँ पर जो है पृथ्वी से आज से 13 अरब साल पहले की घटनाएं देख सकता है ये। तो इस तरह की कुछ ये बातें हैं। वैसे ये अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो सिंपल भाषा में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया रिसेंट में, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे लगभग हर जो है यहाँ पर न्यूज ने इसको कवर किया है, तो आप लोग इसको देख पाएंगे। बाकी इंटरेस्टेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। नासा से संबंधित है। नासा 1958 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। बिल नेल्सन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। एंड नासा के बारे में आपको याद रखना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत के, इसी तरह से नासा US के। अब है आज का क्वेश्चन, असम राइफल्स के नए महानिरीक्षक कौन बने। जो नए महानिरीक्षक बने उनका नाम याद आए तो लिखो, असम राइफल्स के बारे में लिखो। और असम राइफल्स के DG कौन है, ये तो IG बने, अभी फिर से बता रहा हूँ। तो IG का नाम लिखो और DG के भी नाम लिखो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।